नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ लागू होने जा रहे हैं। भारत से निर्यात होने वाले सामान पर अमेरिका अब 50% शुल्क वसूलेगा। इससे भारत के निर्यातकों को बड़ा झटका लगना तय है। इसी आशंका से भारतीय बाजार में डर का माहौल भी पैदा हो गया है। आज शेयर बाजार पर इसका असर साफ दिखलाई दिया। मोदी सरकार ने इस महासंकट से निपटने के लिए कोई योजना बनाई है या नहीं, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अगर मान लिया जाए कि उसने कोई योजना बनाई है, तो वो क्या है, ये भी साफ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे बैठी थी कि संकट टल जाएगा, डील हो जाएगी या ट्रंप ढील की अवधि बढ़ा देंगे। उम्मीद को कभी अच्छी रणनीति के तौर पर नहीं देखा जाता। इसलिए अगर सरकार ने कुछ तैयारी नहीं की है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को गड्ढे में धकेलने जैसा माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बीच स्वदेशी का नारा जरूर दिया है, मगर क्या वो ट्रंप के टैरिफ का जवाब बन सकता है? एक बड़ा सवाल ये भी है कि रूस और चीन से दोस्ती का जो नया दौर शुरू हुआ है, उससे भारत को कितनी मदद मिल सकती है। रूस ने तो अपने बाजार में आने का न्योता दे दिया है, मगर चीन की ओर से ऐसी कोई पेशकश नहीं हुई है। अलबत्ता रेयर अर्थ मेटल्स आदि के मामले में उसने पाबंदी हटाने के संकेत जरूर दिए हैं। हम बखूबी जानते हैं कि भारत चीन व्यापार एक तरफा तौर पर चीन के पक्ष में झुका हुआ है, यानी अमेरिका से ठीक उल्टा मामला है। भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार चीन को भारतीय माल खरीदने पर मना मना पाया है? इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस टैरिफ वार से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़े होने जा रहे हैं। आज हम इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेश कौशिक लंदन से जुड़ रहे हैं, एम के वेणु हमारे देश दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान हैं और जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अरुण, आपसे शुरू करते हैं। क्या आपको लग रहा है, पहली बात तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अब चूंकि अब टैरिफ तो लगने ही जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा संकट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय निर्यातकों के लिए, और अगर मोटे तौर पर देखें तो पूरे भारत के लिए? अनम्यूट कर लीजिएगा। मुकेश जी, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये, कल भारत के ऊपर जो करीब 50% का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर 50% टैरिफ लगेगा। तो यानी करीब 40-45 बिलियन डॉलर का जो भारत का एक्सपोर्ट है उसको झटका लगेगा, क्योंकि अभी तक ट्रंप साहब के आने के पहले जो हमारे एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ लगता था वो 3% के करीब लगता था, और अब वो बढ़ के 50% हो जाएगा। तो इतना जो टैरिफ हमारा बढ़ जाएगा, उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है इन चीजों का वो बहुत गिर जाएगा, या नहीं खत्म ही हो जाएगा एक तरह से। क्योंकि जो बाकी और देश है, कॉम्पिटिटर है, जैसे बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गए वगैरह, उनके ऊपर काफी कम टैरिफ है, तो वो अपना माल बेच पाएंगे, हम लोग नहीं बेच पाएंगे। और हमारी मार्जिन जो होती है एक्सपोर्टर की, वो इतनी नहीं होती कि वो 40-45% की मार्जिन वो अपना दाम में कम करके वो एक्सपोर्ट कर सके। नॉर्मली ये एक्सपोर्ट में मार्जिन बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है, तो 5-7% तो समझ में आता है, लेकिन जो ये अतिरिक्त 47% है वो नहीं होगा। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट असर पड़ेगा वो लेबर इंटेंसिव है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, जैसे कि हमारा जो मतलब और एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव ये होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी है, वो भी लेबर इंटेंसिव है, तो इसका हमारे जो रोजगार पे असर पड़ेगा, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है उस पे भी असर पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या ये हाहाकार वाली स्थिति है? क्या ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, मतलब जो ट्रेड पे असर पड़ेगा वो इतना बहुत बड़ा तो नहीं है कि उससे एकदम हाहाकार हो जाएगा। लेकिन एक और दो चीजें हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं। वो ये कि जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं
उनके पास सरप्लस बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका उन पे भी टैरिफ लगा रहा है, चाहे वो EU हो, जापान हो, तो सब देशों के पास सरप्लस बढ़ जाएगा और वो सरप्लस एक दूसरे के ऊपर अनलोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मुझे डर है कि एक टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी। तो चीन का सरप्लस बहुत है, वो EU में डालने की कोशिश करेगा, भारत में डालने की कोशिश करेगा। तो टैरिफ वॉर अगर हो गई तो ये सिर्फ अमेरिका का ही असर नहीं होगा, ये बाकी और देशों पे भी असर पड़ेगा, हमारे टोटल एक्सपोर्ट पे पड़ेगा और तब ये बड़ा हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो अनिश्चितता का दौर है, अनिश्चितता का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस समय। जो अनिश्चितता है उसके चलते हुए हमने देखा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में परेशानी का दौर चल रहा था। ये अनिश्चितता का दौर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तो यानी कि कुल मिला के जो शॉर्ट टर्म में हमारे देश पे जो असर होगा वो कई तरह से आएगा। वो अनिश्चितता से भी आएगा, बाकी देशों के एक्सपोर्ट से भी होगा और जो अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से भी होगा। तो ये सब मिला के हमारे ऊपर असर पड़ेगा और सरकार इससे डील करने के लिए कह रही है कि हम पैकेज कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्सेस में कटौती की थी पहले, अब उन्होंने कहा कि हम GST में भी कटौती करेंगे, जिससे कि जो भारत का जो डिमांड है वो थोड़ी बढ़ जाए। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब आप जो GST कम करते हैं तो दाम कम हो जाते हैं, जब दाम कम होते हैं तो डिमांड बड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो डिमांड है ये एक्सपोर्टर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये इन जनरल जो हमारी डिमांड है वो असर करेगी, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको GST कट का फायदा नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात ये कि जो GST है वो सिर्फ शहरी क्षेत्र को पे करना होता है, जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहां पे इसका कोई असर नहीं होगा। इसी तरह जैसे इनकम टैक्स में कटौती है, तो ज्यादा 2-2.5 करोड़ लोग हैं 145 करोड़ में जिनको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो भी काफी नहीं होगा। तो सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी, डिमांड है वो हमारे असंगठित क्षेत्र से बढ़े, वो हमारे कृषि से बढ़े, तभी जाके उसका असर होगा। नहीं तो जो हमारा जो डिमांड है वो इतनी बढ़ेगी नहीं। और जो हमारा जो अभी ट्रम्प साहब कर रहे हैं कि हम रूस से अपना जो समझौता जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो कम करें, लेकिन वो हम कर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डिपेंडेंस उस पर बहुत ज्यादा है। हमारे जो हथियार हैं S-400 है, ब्रह्मोस है और जो हम इस पर आते हैं, अभी इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये भी समझ लेना चाहता हूँ कि इस संकट की तैयारी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। वेणु साहब, ये जो समय मिला था इसमें क्या भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ तैयारियां की हैं? ये तो आ रहे थे टैरिफ, इनके लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, जैसे अभी अरुण जी ने कहा कि हम भारतीय कंजम्पशन को बढ़ाएं, डिमांड को बढ़ाएं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। क्या इस तरह के कोई उपाय किए या निर्यातकों को कैसे सपोर्ट किया जाए, कुछ मेजर दिखे क्या? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, मेनू जी अनम्यूट कर लीजिए जी। मुकेश जी, समय बहुत कम था, 21 दिन का टाइम दिया उन्होंने और 21 दिन में केवल मोदी जी इधर उधर जाके भाषण उन्होंने दिया और ये कह पाए कि भाई कि मैं किसानों को और छोटे उद्योगों को हर हालत में उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा और इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। केवल उन्होंने अपनी पोजीशन रखी है और ये उन्होंने कहीं पे भी और जैसे आपने कहा ये भी बोला कि स्वदेशी का स्लोगन दिया। और मेरा मानना है मुकेश जी, आज के तारीख में दुनिया में सारी जो अर्थव्यवस्थाएं इतनी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और इतना एक दूसरे से कनेक्टेड है कि वो जो पुराना जो 60-70 साल पुराना जो स्वदेशी का नारा होता था वो आज चलेगा नहीं, क्योंकि वो हर चीज में कुछ ना कोई फॉरेन कंपोनेंट आप होता ही है। जैसे अब जैसे हम दवाइयाँ बनाते हैं और दवाइयों का सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है और सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक की रॉ मटेरियल चाइना से आती है। और हम जो आईफोन बनाते हैं वो भी उसके भी पार्ट्स चाइना से आते हैं, जो इंडिया जिसको अमेरिका का निर्यात करता है। तो ये बात तो ये तो बिल्कुल बेकार एक किस्म से एक खोखला स्लोगन है कि आप स्वदेशी का नारा देके अब ये कहा जा रहा है कि लोग जो बेचते हैं माल वो हिंदुस्तानी माल बेचे।
अरे भाई, जब हिंदुस्तानी इतना समय कम था, 21 दिन में, कोशिश इनकी ये रही होगी कि भाई अमेरिका से बात करके भी कुछ और थोड़ा मोहलत ले सकते थे, मगर ये मेरे ख्याल ट्रम्प सरकार और मोहलत देने के मूड में नहीं थी। और सबसे ज्यादा मुकेश जी, हमारी ट्रेजेडी ये रही है कि इन्होंने जो रशियन जो ऑयल जो इंडिया खरीदता है, जो कच्चा तेल रशिया से खरीदता है, उस पर पूरा निर्भर कर दिया है। और कहा कि जब तक हिंदुस्तान रशिया से उतनी मात्रा में तेल खरीदता रहेगा, तो और जब तक रशिया यूक्रेन के साथ किसी किस्म की सीज फायर और कोई एग्रीमेंट नहीं करता, तब तक इंडिया को पीनलाइज किया जाएगा। तो अब वो जो रशिया यूक्रेन के साथ जो करता है, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये एक तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो शर्तें उन्होंने रखी है। कल भी उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, जेडी वान साहब ने कल भी स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर रशिया यूक्रेन से समझौता कर ले तो ये 25% जो है वो लगेगा नहीं। अब वो समझौता तो होने से रहा, और रशिया का भी कोई इतना उनकी भी अपनी कूटनीति है। वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए तो वो करेंगे नहीं जो कर रहे हैं, वो अपने राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटी ये हुआ कि कोई प्रिपरेशन नहीं है। और आरबीआई से एक स्टेटमेंट आया कल कि शायद जिन क्षेत्रों में इसका बड़ा असर होगा, आपने पूछा हाहाकार, मैं कहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में हाहाकार मचेगा। तो आरबीआई ने कहा कि जिन क्षेत्रों में भारी नुकसान होगा ये 50% टैरिफ की वजह से, उन क्षेत्रों को कुछ किस्म की सब्सिडी दी जाएगी, उनको कुछ सपोर्ट देंगे। मगर ये उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी कि किस तरह का सपोर्ट, कैसे सपोर्ट, वो सपोर्ट कहां से आएगा, वो क्या सरकार उसकी बजटिंग करेगी या कहां से वो पैसा आएगा, इसका कोई डिटेल नहीं है। और जैसे अरुण कुमार जी ने कहा कि $45 बिलियन, $50 बिलियन के करीब निर्यात पे असर होगा। और जैसे अरुण जी ने वो बात भी कही कि जो गारमेंट एक्सपोर्ट है, मुकेश जी, गारमेंट हुआ या जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ या फिशरीज हुआ, ये बड़ी लेबर इंटेंसिव है। आपको एक गारमेंट फैक्ट्री में आपको कई हजारों लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री में, क्योंकि वो छोटे छोटे काम होते हैं, बटन लगाना, ये करना, वो करना, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। तो जो आपने हाहाकार बोला, मैं तो कहता हूँ कि हमारी गारमेंट जो टेक्सटाइल्स, जो गारमेंट्स और अपैरल जो क्षेत्र है, वो इतना पिछड़ सकता है अगले 6-8 महीने में अगर ये 50% टैरिफ रहा। क्यों हमसे आगे वियतनाम, बांग्लादेश सब हमसे आगे निकल जाएंगे, चाइना भी हमसे आगे। और हम इन सेक्टर में जो काफी छटनी होगी वर्कर्स की। और कुछ तो विशेषज्ञ ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कोविड के वक्त एक तरह से एक बड़े तादाद में लोग गांव की तरफ गए, तो वो एक मिनी कोविड की तरह कुछ क्षेत्रों से वर्कर्स वापस गांव की तरफ अपने गांव जाना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे अरुण जी ने कहा, इनके पास छोटे उद्योगों के पास मार्जिन बहुत कम है, वो एक महीना भी वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर अगर टैरिफ अगर टाटा ग्रुप पे या अंबानी पे या अडानी या बिरला बड़े बड़े ग्रुप पे लगता है, तो उनकी बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग होती है, वो फिर भी उसको सह लेते हैं। बैलेंस शीट में 6-8 महीने के लिए वो इस शॉक को अब्सॉर्ब कर सकते थे। मगर छोटे उद्योग जो है, जो गारमेंट कंपनी है, छोटी कंपनियां, फिशरी कंपनीज हैं, और जो जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी की जो छोटी, वो इस नुकसान को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। और काफी बड़े तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिस्क है। और उसके अलावा कई विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि इस 50% टैरिफ से कम जीडीपी में गिरावट आ सकती है। 0.5 से लेकर 0.7% तक, वो काफी ज्यादा होता है। वो जो गिरावट है, उस वजह से एक जनरल इकोनॉमी में एक धीमापन आएगा। और इससे प्रॉब्लम तो होगी। बिल्कुल। अब हम यही होप कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई
आशावादी होना, केवल आशावादी होने से काम नहीं चलेगा, मगर जहां तक जो अमेरिका ने जो कंडीशन रखी है कि भाई रशिया यूक्रेन के साथ समझौता करे तो हिंदुस्तान पे ये जो एडिशनल टैरिफ कम होगा, तो अब यही आशा रख के बैठ सकते हैं कि भाई शायद रूस वहां से समझौता करे तो कुछ हिंदुस्तान पे कुछ बर्डन कम हो। बिल्कुल। प्रोफेसर मुक्तदर, आप इस पूरे सीनेरियो को कैसे देख रहे हैं? हिंदुस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती, भारत सरकार का रवैया क्या है, और ट्रंप सरकार क्या और भी ज्यादा आक्रामक ढंग से इसको परस्यू कर रही है टैरिफ के मसले? मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच, आप शो पे बुलाए और इतने डिस्टिंग्विश आपके गेस्ट हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए सर, लेट मी गिव यू थोड़ा बिग पिक्चर देता हूँ, फिर मैं ये सवाल का जवाब देता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेल, अभी 4 ट्रिलियन नहीं हुई, साल के अंत तक इंशाल्लाह हो जाएगी। तो लेकिन इंडिया का जो टोटल ट्रेड है वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर था, यानी पिछले अप्रैल से लेके 24 के इस मार्च तक। तो इंडिया का जो ट्रेड का हिस्सा है ऑफ द जीडीपी वो 45% है, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी तकरीबन आधी इकोनॉमी ट्रेड पे चलती है। और अगर ट्रेड को धक्का लगा तो सोचो आप क्या असर हो सकता है उसका इकोनॉमी में। वेन्यू साहब बिल्कुल क्लियर है, आईएमएफ वगैरह का एस्टिमेट है कि अगर ये टैरिफ रह जाते हैं 50% वाले अमेरिका पे, तो इसका असर 0.6 से लेके 0.3 0.7% ग्रोथ पे। अभी जो एस्टिमेट्स 50% से पहले किया गया था उसमें भी ऑलरेडी इंडिया का जीडीपी का डाउनग्रेड हो गया था, 6.2% पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। पिछले साल 6.5 था, उससे पहले 9.2 था। तो आप हर साल इंडिया इज गोइंग डाउन इन ग्रेडिंग। सिर्फ ये कह के पाकिस्तान को देखो वो कितने बुरे हाल में हैं इसलिए हम अच्छे लगते हैं, या हम बड़ी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट, तो इंडिया का ग्रोथ रेट विल गो इन ए डिफरेंट कैटेगरी, 5.9 हो जाएगा वो, हो सकता। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि जो शेयर नंबर्स में सिर्फ 30-40 बिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है वीज़ावी अमेरिका। खासतौर से जेम इंडस्ट्री आपकी पूरी वाइप आउट हो सकती है, और आपकी जो गारमेंट इंडस्ट्री, जैसा वेणु साहब ने कहा, पाकिस्तान को भी 19% मिल गया है टैरिफ रेट, तो दे विल ऑल्सो कम्पीट। बांग्लादेश 20% पे है और वियतनाम 20% पे है। दे विल ऑल डू बेटर देन इंडिया। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब अमेरिका से कॉटन भी खरीद रहे हैं। सो देयर विल बी प्रेफरेंस टू दीज कंट्री के एक्सपोर्ट्स में। और जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो फार्मेसी पे अभी नहीं लगा है, और एप्पल के जो एक्सपोर्ट्स है सेमीकंडक्टर्स पे अभी उस पे टैरिफ नहीं लगा है, वो आने वाले हैं, दे आर कमिंग। फार्मेसी पे 200% की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और एंड देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जो ना तो अमेरिकन उतना खुल के कह रहे हैं, ना इंडिया की गवर्नमेंट तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी खत्म ही हो गई है। देखिए, कोई भी कुछ नहीं बता रहा। जितनी भी चीजें हमको डिटेल्स मिल रहे हैं वो स्कॉट बेसेंट के या पीटर नवारो के इंटरव्यूज से मिल रहे हैं कि डिटेल्स क्या है ये। सो वो एक जो रशिया का जो बहाना है, इट इज नॉट जस्ट एन एक्सक्यूज, दे आर जेन्युइनली इरिटेटेड। जब वो कहते हैं ना कि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करा, तो उसका बहुत सोफिस्टिकेटेड जवाब दे रहे हैं स्कॉट बेसेंट। ही सेइंग कि भाई ये 13% से सिर्फ 16% को गए हैं यूक्रेन वॉर के बाद। चाइना का जो इंपोर्ट्स है रशियन ऑयल का, इंडिया वेंट फ्रॉम 1 to तकरीबन 40%। और प्रॉफिट मार्केट, मैं जैसा आपको पिछले बार भी बताया था, अगर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट पे जाके देखें, वहां पे एक डैशबोर्ड है। उस डैशबोर्ड पे अगर आप देखें तो इंडिया का टोटल इंपोर्ट पिछले साल 142 बिलियन, सबसे बड़ा इंपोर्ट तेल था 142, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट 67। इंडिया इज नाउ ए बिग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। तो ये जो बात डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम गरीब मुल्क है, हमारे मुल्क के लिए तेल खरीद रहे हैं, सरासर झूठ है। A lot of it is प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, खासतौर से अंबानी फैमिली जो उसके डायरेक्टली हिंट भी किए हैं अमेरिकन। तो वो एक सिलसिला चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत ही अजीब नुक्ता है कि इट हैज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग जीडीपी ग्रोथ विदाउट जॉब क्रिएशन। देखिए, जॉब क्रिएट ही नहीं हो रहे फॉर्मल सेक्टर में, आपके पास इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो। और जो
जो डेवलपमेंट का जो ट्रेजेक्टरी रहती है ना, जो मैं कि आप फार्म से फैक्ट्री को जाते हैं, फैक्ट्री से ऑफिस में आते हैं, यानी एग्रीकल्चर से आप यू बिकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फोकस से लेकर आप मैन्युफैक्चरिंग फोकस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से आप सर्विस। तो आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जिनको विकसित कहते हैं, यानी जिनकी $30,000 से ज्यादा पर कैपिटा है, वो सारे मुल्क, बर्तानिया को ले लें, कनाडा को ले लें, जर्मनी, अमेरिका, 77% से ज्यादा उनकी जीडीपी सर्विसेज से आती है। और जो ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, यानी जिनके पर कैपिटा 10,000 से ज्यादा हैं, वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव है, जैसा कि चाइना है। इंडिया स्टिल एग्रीकल्चर 40% है, मैन्युफैक्चरिंग 16-17% है। सो इंडिया इज लाइक ए वेरी स्ट्रेंज चल रहा है, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, सर्विस भी बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रहा। तो ये जो आत्मनिर्भरता की जो बार बार बात चल रही है, इट इज नॉट ए वायबल ऑप्शन। तो जब मैं मिसाल के तौर पे संतोष मेहरोत्रा से बात कर रहा था, जो इंडिया के नेशनल प्लानिंग कमीशन के मेंबर वगैरह हुआ करते थे, नीति आयोग के, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया डजंट हैव अ प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी भी, मतलब एकदम रैंडम चेक्स वगैरह के तौर पे हो रहा है। सो जो इमीडिएट रिएक्शन जो होगा अमेरिका के वजह से, यू विल सी कि देयर विल बी जॉब लॉसेस इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। एक दूसरी चीज ये है कि जब आप अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो कम हो जाता है ना, तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अफेक्ट हो जाएगी। यानी आप जो वही चीजें जो दूसरी जगह बेचते हैं, वहां उस कीमत में नहीं बेच सकते हैं। सो देन इट विल बिकम इवन मोर प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जाएगी। और ये जो चाइना की तरफ जो रुख बदले हैं ना, दिस इज नॉट लाइक अ वेरी स्मार्ट मूव, आई कैन टेल यू। इस पर आते हैं अगले राउंड में। एक ही चीज बता देता हूं मैं उसका, फिर आप आगे चलिए। जो मैं आपको जो इंडिया के ओवरऑल पिक्चर बता रहा था, जो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स $915 बिलियन थे, और टोटल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स 820 और इंपोर्ट्स 915, यानी इंडिया $95 बिलियन का डेफिसिट था। लेकिन चाइना के साथ एलोन 99 बिलियन था। तो इंडिया का टोटल डेफिसिट ऑफ ट्रेड पिछले साल इज लेस देन इट्स टोटल डेफिसिट ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो इट इज द ऑपोजिट ऑफ आत्मनिर्भर। बिल्कुल। तो नरेश जी, ये इस बीच में ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने जो प्रयास किए वो ये है कि ब्रिटेन के साथ एक आर्थिक समझौता कर लिया, ईयू के साथ बड़ी तेजी से बातचीत हो रही है, रूस और चीन को साधने की कोशिश की है, रूस ने भी न्योता दिया कि आप हमारे यहाँ हमारे बाजार में आइए, वगैरह वगैरह। क्या ये जो वैकल्पिक उपाय किए जाने थे, टैरिफ की वजह से जो आक्रमण हो रहा है, दूसरे बाजार ढूंढे जाने थे, क्या आपको लग रहा है कि कोई प्रगति हुई है? ब्रिटेन तो चलिए मान लीजिए, लेकिन ब्रिटेन में आप कितना माल खपाएंगे? सवाल ये है कि आपको बहुत सारे बाजारों की जरूरत है, वो कहां से आएंगे? ये इसकी दिशा में कोई कोशिश दिखी आपको? देखिए, जिस तरह के प्रयास होने चाहिए थे वैसे प्रयास तो नहीं हुए। हमने कोई लॉन्ग टर्म विजन लेकर भारत नहीं चला है। इसमें ये जो आपने ब्रिटेन की बात की, वो तो 2% के करीब उनका ट्रेड है सिर्फ, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिटेन क्योंकि छोटा देश है और वहां पर काफी इसकी सराहना हुई है, काफी लोगों ने इसको पसंद किया है, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी की भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, उसको भारत की जरूरत है, तो इसलिए ब्रिटेन को उससे फायदा हुआ है। लेकिन अभी तक यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता नहीं हो पाया, काफी समय से कोशिश कर चल रहे हैं, और अमेरिका के साथ तो ऐसी स्थिति है ही। लेकिन मैं जो है इसको दूसरी तरह से देखता हूं। देखिए, ये बात तो सही है, जैसा कि जो है प्रोफेसर खान ने कहा, प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने भी कहा, और वेणु जी ने भी कहा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है, उसको तो जाहिर है कि कुछ जगह पर बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। टेक्सटाइल्स है, जेम्स है, इसके अलावा जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स जो है भारत बड़ी तादाद में निर्यात करता है, वो भी इससे अफेक्ट होंगे।
और हालांकि बात चल रही है लेकिन कोई स्पष्ट नहीं है कि कोई सब्सिडी तो देनी होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, दक्षिण कोरिया जो है वो उसने ऐलान किया कि 11 बिलियन ऑटो इंडस्ट्री को वो अपनी सब्सिडी देगा इस टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि वहां तो 15% ही लगा है, लेकिन काफी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में बहुत कम मार्जिन होता है और जगह भी बहुत कम मार्जिन होता है, तो इसलिए वो सब्सिडी दे रहे हैं। इसी तरह से जापान, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ऑटो पार्ट्स ही नहीं, ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मालिक है, और जापान ने इतने समय में अमेरिका में काफी प्लांट लगाए हैं, उसको वो भी अपने इंडस्ट्री के लिए 6.3 बिलियन की सब्सिडी, यानी कोई 6.25% से भी ज्यादा, बिलियन से भी ज्यादा की उस सब्सिडी दे रहा है। भारत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। मुझे लगता है कि वो तो इनको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटे पैमाने के उद्योग वाले तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो बात मुझे लगता है एक थोड़ा सा जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें ये है कि भारत का, हालांकि ये बात सही है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है कोई 15% के करीब है, वो 15% से थोड़ा सा ज्यादा, और जब से 10 साल में जब से सरकार सत्ता में है तब से कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है। हमारा जो सेक्टर जो बढ़ रहा है वो सर्विस सेक्टर है, और ये जो जितना जो टैरिफ है ये गुड्स वाले सेक्टर पर है, यानी सर्विस सेक्टर्स पर नहीं है। लग सकता है लेकिन अभी नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज है। और उसकी एक वजह शायद ये है कि भारत में जिस तरह से आउटसोर्सिंग जो सर्विस सेक्टर की हो रही है, और बहुत सारी अमेरिकी नहीं पश्चिमी जगत की कंपनियां जो भारत के पढ़े लिखे लोगों का जो इस्तेमाल कर रही है, वो और जगह इतने बड़े स्तर पर कोई देश उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। तो ये एक तरह का भारत के लिए पॉजिटिव चीज मुझे दिखती है। प्रोफेसर खान ने ये फार्मास्यूटिकल वाला ड्रग्स इंडस्ट्री की बात की, ये एक खतरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसी गलती करेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका सबसे ज्यादा दवाइयां भारत से आयात करता है, कोई 40% दवाइयां आती हैं भारत से, और वहां पर तो और बहुत सारी ये जानलेवा जो बीमारियां हैं उनको बचाने के लिए दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनल रिवोल्ट अमेरिका में ट्रंप को लेकर इस मामले में हो सकता है, तो वो शायद ये नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इससे झटका नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा इससे होगा। मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि भारत ने जिस तरह के प्रयास इतने साल से करने चाहिए थे वो नहीं किए। जैसे चीन ने आज से 10 साल पहले मेड इन चाइना का एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत उसमें पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को खत्म करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए थे, और उसका काफी फायदा उठाया गया। और उसी की वजह है कि आज ट्रंप को शी के सामने, यानी चीन के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। और इस समय यह है कि ये जो टैरिफ वॉर जो हो रही है उसका सबसे ज्यादा जो फायदा उठा रहा है दरअसल वो चीन उठा रहा है। अमेरिका को तो लॉन्ग टर्म पे नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि टैरिफ से अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, डॉलर की कीमत गिरती जा रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की बात कर रहे हैं उसको आने में तो दशकों लगेंगे, इतनी जल्दी से वो नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा उसका यही होगा कि चीन उसका फायदा उठाएगा, और भारत अब जो कोशिश कर रहा है, तो चीन हमारी मदद एक सीमा से ज्यादा नहीं कर सकता। चीन को अपना इंटरेस्ट है, और चीन तो चाहेगा कि भारत उसके आगे उतना ज्यादा ना बढ़े। तो मुझे ये लगता है कि जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी होनी चाहिए थी आत्मनिर्भरता की, ये अच्छा है ये कहना आत्मनिर्भरता की बात, लेकिन ये बात तो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं, और अभी तक भारत उस तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें में प्रगति हुई है, सही है, लेकिन ये स्वदेशी की बात तो हम पंडित नेहरू से क्या गांधी जी के जमाने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का प्रयास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जी प्रोफेसर अरुण, क्या अब जो परिस्थितियां हैं
जो नहीं होना चाहिए था वो तो अब इतनी जल्दी हो नहीं सकता, लेकिन अब जो होना चाहिए क्या वो हो सकता है? जो विकल्प दिख रहे हैं, जो जो विकल्प खुले हुए हैं, आपने घरेलू डिमांड की बात की, उसको बढ़ाया जाए तो शायद हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले। मार्केट हमारा अंदरूनी मार्केट का हम इस्तेमाल करें। रूस चाइना की किस तरह से मदद मिल सकती है, या दूसरे कौन से बाजार हैं जहां हम अपने प्रोडक्ट बेचकर ये जो बहुत बड़ा झटका लग रहा है उसका जो झटका है उसको थोड़ा उसका असर कम कर सकते हो? देखिए, जैसे कि आपने कहा, इस समय अमेरिका बहुत वन साइडेड ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। जैसे ईयू से उसने कहा कि हमारा प्रोडक्ट आपके यहाँ 0 टैरिफ पे जाएगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट पे हम 15% ड्यूटी लगाएंगे। इसी तरह वो एक तरफा सब जगह वो अपना कर रहा है। इसका असर ये होगा कि अमेरिका में दाम बढ़ेंगे और जो अमेरिका का मार्केट है वो बाकी देशों के लिए कम होगा, तो बाकी देशों के पास सरप्लस बढ़ जाएगा। तो जैसे हमारा अभी जो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारा सरप्लस हमारे देश में रहेगा। उसी तरह चीन है, उसी तरह बाकी और देश हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, खतरा ये है कि डंपिंग शुरू हो जाएगी। सारे देश जिनका सरप्लस है वो एक दूसरे के ऊपर डंपिंग करेंगे। अगर ये खतरा टल सकता है अगर हम बाकी WTO माइनस अमेरिका पॉलिसी फॉलो करें, यानी कि WTO के नेगोशिएशन में आपस में कौन कितना टैरिफ लगाएगा वो तो ऑलरेडी निश्चित है। तो अगर उसी हिसाब से हम चलें और एक दूसरे पे डंपिंग ना करें, और क्योंकि अमेरिका की तरफ जो एक्सपोर्ट जा रहा था वो एक दूसरे की तरफ जाएगा, तो एक बैलेंस ट्रेड मतलब चल सकता है। तो ये एक संभावना है, लेकिन इसके लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। सारे देशों को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये होगा। और शुरू में चीन ने कुछ कोशिश भी की थी, उसने ईयू से बात की थी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बात की थी, भारत को भी उसने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ये ट्रंप की एक तरह से कहिए कि स्ट्रैटेजी थी कि वो सारे देशों को एक साथ ना आने दे, और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ। इसीलिए उसने ईयू से अलग, जापान से अलग, चाइना से अलग, भारत से अलग, सबसे अलग अलग नेगोशिएशन किया। तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी बाकी और देशों के साथ, खासकर ब्रिक्स के देशों के साथ मिलके और ईयू के साथ, कि एक WTO माइनस यूएस के हो, तो उसमें जो यूएस पे असर होगा तो यूएस को विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो भारत को जो डिमांड की कमी है उसको जो पूरा करने के लिए अपने जो इंटरनल मार्केट है उस पर निर्भर और ज्यादा होना पड़ेगा। जो अभी हमारी निर्भरता रही है कि एक्सपोर्ट के लिए, कि हमारा एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है वो करीब 20% GDP का, तो उसको हम अगर घटाएंगे और उसको मतलब जो इंटरनल मार्केट से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक संभावना बनती है। तो कौन सा मार्केट हो सकता है? हमारा कृषि करीब 15% का उत्पादन है GDP का, और उसमें 44% लोग काम करते हैं। और उसी तरह जो हमारा माइक्रो स्मॉल जो सेक्टर है जो असंगठित क्षेत्र का, उसमें 48% लोग काम करते हैं और 30% उत्पादन है हमारा। ये जो मार्केट है ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं, ये खासकर नोटबंदी के बाद गिरावट पे है। इसीलिए मेरा मानना है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 6.5% की ग्रोथ नहीं, वो 2% की ग्रोथ के करीब चल रहा है पिछले 8-9 साल से। और अभी हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर नहीं, अभी हम 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो इसको अगर हमें बढ़ाना है तो हमें कृषि में जो आमदनी है वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए MSP फॉर ऑल क्रॉप्स, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर हमें जो माइक्रो स्मॉल सेक्टर है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। माइक्रो स्मॉल सेक्टर जहां पे कि करीब आप समझिए 11 करोड़ लोग काम करते हैं, वो अगर जो वहां पे परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उससे डिमांड क्रिएट होगी। सरकार की जो नीति रही है वो संघर्ष क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने की है। संघर्ष क्षेत्र में महज 6% लोग काम करते हैं, उसके आप जो बेसिस पे अपनी डिमांड इतनी नहीं बढ़ा सकते हैं। और खासकर जो GST का भी उन्होंने इंप्लीमेंट किया है वो सिर्फ संघर्ष क्षेत्र को फायदा पहुंचाएगा, असंगठित क्षेत्र को फायदा नहीं पहुंचाएगा। उसी तरह जो इनकम टैक्स में कटौती की गई थी उससे भी आप देखें तो करीब 2.5-3 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स इफेक्टिव पेयर हैं, उन्हीं को फायदा होगा 145 करोड़ में, तो वहां पे भी नहीं होगा। तो इसलिए सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी पूरी तरह से कि किस प्रकार से माइक्रो स्मॉल और एग्रीकल्चर इसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ाएं, जिससे कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है क्योंकि डिमांड की कमजोरी है, तो डिमांड जब बढ़ेगी तो वो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करेगा, जिससे कि मार्केट और ज्यादा तेज होगा। फिर रही बात कि क्या हम
चीन और रूस के साथ, ब्रिक्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जैसे कि ऑलरेडी लोगों ने बताया कि हम टेक्नोलॉजी में कमजोर हैं। हम ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश कर रहे हैं 23 साल से, वो नहीं हो पाया है। जहां पे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया भी, जैसे कि साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, तो हमारा एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ा जितना कि हमारे इंपोर्ट बढ़ गए। उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी की कमजोरी एक बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो उसके आधार पे वो डोमिनेट कर जाते हैं। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो हमें एजुकेशन पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खोखला बनाया जा रहा है, खासकर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, उन्हीं को खोखला बनाया जा रहा है। उसके चलते हुए हम टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाएंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। जैसे कि चीन ने किया, चीन ने R&D पे 3% GDP का खर्च करना शुरू कर दिया, हमारा अभी भी 0.65% है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी ज्यादा बड़ी है, तो हमसे 22 गुना ज्यादा R&D पे खर्च करते हैं, जितना हम करते हैं उससे 22 गुना ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं। फिर उन्होंने लॉजिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्केल इकोनॉमी उस पे। तो ये सब चीजें जो करने के लिए भारत को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, जहां पे कि हम R&D पे जो एम्फेसिस करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, तभी जाके हम जो ज्यादा आत्मनिर्भर हो पाएंगे। अभी आप देखें तो अमेरिका क्यों दबा पा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका और कहीं से नहीं ले सकता है, जबकि चीन के पास ऐसी चीजें हैं जो उसको अमेरिका से लेनी, जो उसको चीन से ही लेनी पड़ेंगी। इसीलिए अमेरिका जो चीन को नहीं दबा पा रहा है। तो इंडिया को जो स्ट्रेटजी है वो आत्मनिर्भर ना हो, पर लेकिन इंटरनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट जो स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे वेणु ने कहा, इस समय हम आत्मनिर्भर तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजों में कंपोनेंट्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनल मार्केट को बढ़ा के हम अपने जब मार्केट को और तेज करके अपना ग्रोथ को तेज कर सकते हैं, उसमें खासकर असंगठित क्षेत्र को जो वो पहुंचाना पड़ेगा। तो जो हमारी ग्रोथ रेट 2% GDP की चल रही है, अगर हमारा असंगठित क्षेत्र बढ़ने लगेगा तो वो हम 6-6.5% की ग्रोथ रेट भी अचीव कर सकते हैं। जी, तो वेणु साहब, एक तो घरेलू डिमांड की बात हो गई, घरेलू डिमांड बढ़े, घरेलू उत्पादन बढ़े, उससे एक जो अर्थव्यवस्था का इंजन है वो दौड़ पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम ब्रिक्स और दूसरे जो अमेरिका से इतर देश हैं उनके मार्केट को खंगाल सकते हैं, वहां जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि SCO की जो समिट में रूस, चीन और भारत मिल रहे हैं, उसमें इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है मुकेश। मैं इस संदर्भ में मैं इनका एक स्टेटमेंट आया जो अपने चीन के एम्बेसडर का, और सीरियस स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ मिलके जो WTO के जो रूल्स हैं उसको दोबारा से उसको रिवाइव करके उसको उस ढांचे को दोबारा बरकरार रखने की बात कही है। हालांकि अरुण जी ने अभी सही बात कही कि अमेरिका ने अभी तक तो ट्रंप ने सारे देशों से एक वन वे एक तरफा डील कर लिया है। तो ठीक है, कई देश क्योंकि लोग कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, अमेरिका से भिड़ना नहीं चाहते, तो उन्होंने वो मान लिया अभी के लिए। मगर मानने के बाद मैं ये भी एक और ट्रेंड देख रहा हूँ कि चाइना जापान से बात कर रहा है, साउथ कोरिया से बात कर रहा है, अफ्रीका से बात कर रहा है, लैटिन अमेरिका से बात कर रहा है, और ब्रिक्स के जो अंदर भी कई चीजें ऐसी बातें चल रही है जो ये जो हमारे जो WTO के जो मल्टीलैटरल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स को दोबारा उसको पुख्ता करने की बात चल रही है। ये चीज जैसे आपने कहा, ये SCO तो खैर सिक्योरिटी का फोरम है, मगर उससे बाहर भी ये चीजें डिस्कस करके और इन चीजों पे हो सकता है कुछ जैसे ब्रिक्स के अंदर रुपी ट्रेड का जो लोकल करेंसी ट्रेड का अरेंजमेंट मुकेश ब्रिक्स में शुरू हुआ था, तो उससे ना डॉलर से हटके जैसे चीन को आपने कुछ दिया, चीन से लिया, तो आप वो अगर हम उनसे या रशिया ने चीन से कुछ खरीदा तो वो आपस में युआन और रूबल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और रशिया ने जो इंडिया से शुरू में तेल खरीदा, इंडिया ने जो रशिया से तेल खरीदा, हमने रुपया दिया, तो उस रुपए से रशिया हिंदुस्तान से चीजें खरीद सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज
है और इनको ना और थोड़ा पुख्ता करने की जरूरत है, और थोड़ा अमेरिकी जो डॉलर डिपेंडेंस है उससे भी हटने की जरूरत है। और उससे भी ट्रम्प साहब को नाराजगी है। उन्होंने एक अलग धमकी दे रखी है कि अगर डॉलर से हट के ये सारे देश आपस में अगर ट्रेडिंग अरेंजमेंट करते हैं और दूसरी अपनी करेंसीज में, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। तो मगर इन सब चीजों में मुकेश जी टाइम लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगले 6 महीने 1 साल तो पेन तो होगा शॉर्ट टर्म में, ये सहना पड़ेगा काफी। जैसे मोंटे कालुआने ने भी कहा कि ये जो शॉर्ट टर्म पेन जो है, जो इकोनॉमिक पेन है, उसको तो सहना पड़ेगा। और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे आपने किसी ने कहा कि अपने प्रोफेसर खान साहब ने बोला कि संतोष मेहरोत्रा कोट करते कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है नहीं इंडिया में, अभी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। आप सोचिए ये क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है मुकेश जी, कि हम 3 साल हम रशियन ऑयल हमें एक बैरल पे $11 का हमें डिस्काउंट मिल रहा था, और हमें $16 बिलियन का फायदा हुआ इंडिया को पिछले जो यूक्रेन वॉर के बाद जो 3-4 साल में। इतने 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम प्रॉफिट बढ़ी है, प्रॉफिट की बढ़ोतरी हुई है। इस सरप्लस का सरकार ने किया क्या? ये होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उस इतने बड़े प्रॉफिट को सरकार को यूज करना चाहिए था अपने लोकल जो मार्केट को जो खपत बढ़ाने के लिए, और जो लोकल इकोनॉमी को थोड़ा पुख्ता करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब हुआ ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट एक कंपनी के बैलेंस शीट में चला गया, अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के। और आज ट्रम्प हमें घूम के वही बोल रहे हैं कि भाई सब आपने एक कंपनी ने सारी अपनी प्रॉफिट कमा ली। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर अभी आरबीआई सब्सिडी देने की बात कर रहा है क्या जो छोटे उद्योगों को, मुझे तो लगता है कि ये जो प्रॉफिट हमने जो कमाया है इतना ज्यादा 3 साल में, इसको हमें एक फंड में डालना चाहिए था, जो जिसको लेके छोटे उद्योगों को उसका सपोर्ट देना चाहिए था। आप सोचिए इतना बड़ा अमाउंट केवल एक बैलेंस शीट में फायदा हो रहा है एक कंपनी को। अगर वही चीज आप उठा के 1-1.5 लाख करोड़ अगर आप छोटे उद्योगों को उनको अगर सब्सिडी देते और उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता, तो कितने बड़े दायरे में एम्प्लॉयमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाते। तो ये होता है पॉलिसी, ये होता है इनोवेटिव थिंकिंग। मगर हमारे यहाँ तो बस आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। कोविड के बाद हमारी रिकवरी है वो सब के शेप रिकवरी है। सारी दुनिया ये मानती है, बॉम्बे के लोग आज मानते हैं कि के शेप रिकवरी है। के शेप का मतलब क्या है? जो ऊपर के जो 10% लोग हैं वो अपना ठीक कर रहे हैं, जो बॉटम 90% लोग उनकी आमदनी वही 6 साल पहले जो थी वही अटकी हुई है ना, उनसे कोई खपत नहीं हो रही, वो कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। कंजम्पशन डिमांड बिल्कुल पिटा हुआ है। कंजम्पशन डिमांड पिटा हुआ है तो लोग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा, कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा अपनी, क्योंकि भाई कोई कंज्यूम करेगा तभी तो कैपेसिटी बढ़ाएंगे ना। तो ये हम इस विशेष सर्कल में फंस गए हैं हम लोग। बिल्कुल। प्रोफेसर खान, क्या आपको लग रहा है कि ये जो WTO का रिवाइवल है या नॉन अमेरिकन जो कंट्रीज है उनके बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग बने, खासतौर से ब्रिक्स, SCO इन कंट्रीज में, क्या ये जो कितना व्यवहारिक लगता है? ट्रम्प का दबाव इन देशों को ढकेल तो रहा एक दूसरे से मिलने के लिए, नहीं तो आज भारत चीन और रूस के इतने करीब ना जाता। ये टैरिफ का ही असर है। ब्राजील भी इसी तरफ है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो हम लोग बात करते हैं कि एक मल्टीपोलर दुनिया बन रही है, उसमें ये एक इकोनॉमिक पोल भी एक नए सिरे से डिफाइन हो रहा है जिसमें इसकी गुंजाइश है? मुकेश जी, वेणु साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की। वो जो प्रॉफिट्स की जो जिक्र आ रहा है ना, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई मास्टर्स वगैरह के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो प्लीज जरा रिसर्च करें, बिकॉज ये नंबर हमको अमेरिका से आ रहा है एंड दे आर फोकस्ड ऑन अंबानीज। लेकिन जो इंडिया के 4 स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं, जैसे OIL, OIC और जो भारत पेट्रोलियम वगैरह, नायरा भी है प्राइवेट। 4 है और फिर 2-3 प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो
वो कंपनीज भी प्रॉफिट बना रहे थे, जो सरकारी काम है। तो यानी द पब्लिक सेक्टर में भी प्रॉफिट आया है, प्राइवेट सेक्टर में भी आया है। लेकिन उसके बावजूद मेरे घर के पास जो पेट्रोल पंप है उसमें मुझे 84 रुपीस पर लीटर तेल खरीदता हूं मैं सुना कि आपके पास 100 रुपए हो गया है लीटर। तो आप 100 के आसपास। हाँ, तो आप इन स्पाइट ऑफ बाइंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं पर लीटर गैस के लिए बनिस्बत मुझे अमेरिका में। तो ये बात मैं आपके सुनने वालों को बताना चाह रहा था। लेकिन सर ये जो अमेरिका का, देखिए कल यहाँ पे साउथ कोरिया के लीडर आए हुए थे और वो लेफ्टिस्ट हैं, जो करंट साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने उसी दिन चाइना को एक डेलीगेशन भेजा था टू इम्प्रूव ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ। और लेकिन अमेरिका को उन्होंने 0% टैरिफ पे इंपोर्ट्स लगा दिया है। देखिए थोड़े दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि अमेरिका के एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर जगह 0% टैरिफ हो गया है। यूरोप में ले लें आप, जापान में ले लें, और मतलब जहां 150% टैरिफ थे वो 0% हो गए हैं। So America will become, I think, economically slightly stronger relatively in the short run. और दूसरी चीज ये है कि जो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया और चाइना को छोड़कर, दे आर ऑल सिक्योरिटी में अमेरिका पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर साउथ कोरिया, जापान, इंडिया चाइना के साथ मिलकर अगर WTO में प्रेशर डालते हैं तो अमेरिका अपनी नेवी पीछे ले लेगा, ताइवान के पास से, जापान के पास से, फिर वो भागे भागे फिर अमेरिका सिक्योरिटी के लिए भाग के आएंगे। तो देयर इज अ सिक्योरिटी गारंटी। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया ने जो लिटरली, आई मीन मेरी तरह मैं सिर्फ हिंदी उर्दू सिर्फ शोज पे बात करता हूं तो इसलिए मेरी वोकैबुलरी कम है, लेकिन इंडिया ने ब्रिक्स और SCO के साथ काफी दगाबाजी की है पिछले 6-7 साल में। सो इफ आई एम एन एडवाइजर टू पुतिन या शी जिनपिंग, मेरा सवाल है, कैन यू ट्रस्ट इंडिया? Tomorrow Netanyahu will call and they will vote against the SCO resolution. ईरान के खिलाफ उन्होंने, इंडिया ने वोट खराब कर दिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुश होके किसी बात पर वो 25% टैरिफ, 50% से अगर इंडिया को 15% कर देते हैं, तो विल इंडिया देन डंप ब्रिक्स, SCO, फिर वापस वॉशिंगटन की तरफ भागेगा? क्योंकि ये जो आपकी जो राइट विंग ग्रुप्स हैं इंडिया में और अमेरिका में, उनका तो एजेंडा ही है कि अमेरिका के साथ करीब रिश्ता करे एंड मूव अवे फ्रॉम दीस रिलेशंस, राइट? तो दे दे वेरी प्रो अमेरिका कंस्टिट्यूएंसी इन द भारतीय जनता पार्टी के सर्कल्स में। तो आई एम नॉट श्योर कि दूसरे मुल्क, और आज सुबह सुबह चाइना ने लिटरली, जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उसने वार्निंग दी है इंडिया को कि यू हैव टू एक्सप्लिसिटली के कहे कि वन चाइना पॉलिसी प्रिंसिपल पे हम बरकरार है। इंडिया डॉच कर रहा है उस सेंटेंस को। इंडिया इज सेइंग हमारी ताइवान पॉलिसी बदली नहीं, कह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज सेइंग कि हमारी पॉलिसी एक्सटर्नल। तो चाइना ने जो स्टेटमेंट आज इश्यू किया है, उन्होंने कहा कि जयशंकर ने हमारे साथ मीटिंग में, जो वांगी के साथ मीटिंग्स हुई थी अगस्त की 18 तारीख को, ही सेड वेरी क्लियरली कि वी बिलीव इन वन चाइना प्रिंसिपल। और लेकिन जब बाहर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ताइवान पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। तो तब्दीली, बिकॉज इंडिया हैज चेंज हिज पोजीशन थोड़े 1-2 साल पहले, अगर आपको याद है। तो चाइना इज नाउ, शुरू हो गया ना, चाइना की तरफ आप रुख कर लिए, आपका किबला पलट गया है। अब वो दबाना शुरू कर दिया आपको कि वी वांट यू टू एक्सप्लिसिटली असर्ट ये वन, और ये अमेरिका को अपसेट करेगा, ये ताइवान को अपसेट करेगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज के ये जो पिवट टू एशिया, पिवट टू चाइना, पिवट टू रशिया जो पॉलिसी है, उसमें आपको वो मुफ्त में नहीं मिलेगा। जो री एंट्री जो चाह रहे हैं आप इन द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू कम फॉर फ्री, दैट विल कम विद सम डिमांड्स। और ये बहुत ही शातिर लोग हैं, पुतिन और शी जिनपिंग और उनके जो एडवांस है। और आज फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में सुमित गांगुली, हु इज कंसिडर्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर, जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं, उन्होंने तो बहुत ही लथाड़ दिया है इस पॉलिसी को। ये पिवट, ये क्या है कि ये बहुत ही बेवकूफाना पॉलिसी है, इट विल लीड टू डिजास्टर, ये जो स्विंग हो रहा है चाइना के तरफ। तो आई थिंक कि इंडिया इज ट्राइंग टू फिक्स जियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद जियो पोलिटिकल मैन्यूवरिंग। देखिए आप, इकोनॉमिक पॉलिसी का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको वो जियो पॉलिटिक्स के थ्रू हल करना चाह रहे हैं।
मैं ब्राजील के काफी करीब आ गया हूँ पिछले 1 साल में, तो मैंने अभी एक ऐसी आर्टिकल लिखा कि डिप्लोमेट में कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी को उल्टा पुल्टा कर दिया कि ये जो स्ट्रैटेजी थी विकसित भारत बनेंगे हम चाइना अमेरिका से पार्टनरशिप करके, अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह वगैरह। और लेकिन अमेरिका की वजह से ही हो रहा है ना ये तो। जी हाँ, भारत ने तो ये चुना भी नहीं था रास्ता। बट आप एकदम इतनी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी जो बदल रहे हैं आप चाइना की तरफ, बट चाइना तो कह रहा है कि पिछले आप 5 साल से क्वाड के पीछे भागे जा रहे थे। आज ट्रंप ने भारत के सामने विकल्प ही क्या छोड़ा? नहीं, आप वो छोड़ दें, आप ट्रंप की बात छोड़ दें, आप आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज पोजीशन, बिकॉज हाउ इज चाइना गोइंग टू रिसीव। अब ये जा रहे हैं जापान से होते हुए जा रहे हैं ये चाइना, और ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फिर क्वाड का जिक्र करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। सो दे आर टॉकिंग अबाउट क्वाड को, यानी इंडिया स्टिल वांट्स टू कीप इट्स फुट इन बोथ द बोट्स, दोनों बोट्स में वो पांव अपना रखना चाह रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि चाइना एंड रशिया विल लाइक दैट कि आप बैकडोर डायलॉग रखें अमेरिका के साथ थ्रू जापान, थ्रू क्वाड वगैरह। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बैकफायर। व्हाट इंडिया नीड्स इसके एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 इकोनॉमीज हैं मुकेश जी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ग्रोथ आ सकती है, वो इंडिया, चाइना और अमेरिका है, क्योंकि हमारे पास बड़ी मिडिल क्लासेस हैं। 200 मिलियन इंडिया और अमेरिका में, उनके पास तो 500 मिलियन की मिडिल क्लास है। एंड यू कैन ग्रो ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना को देख लें, चाइना इतनी बड़ी एक्सपोर्टर है, लेकिन उसका शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी इज लेस, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है उनके पास। तो आई थिंक इंडिया हैज टू फोकस ऑन एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी जो घर के, मतलब दे शुड नॉट बी सो डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो इंडिया कर रही है वो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। बात तो कहते हैं ग्लोबल साउथ की लीडर जाके यूएन में वोट करते हैं इजराइल और अमेरिका के साथ, आप ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं लेकिन चुप हैं। रशिया को कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसको किसी ने इंडिया की मिनिस्ट्री में दिस इज नॉट एन एरा ऑफ जेनोसाइड लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। कभी नेतन्याहू को कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो आदमी ने 7 मुल्कों को हमला कर दिया है पिछले 1 साल में, और ये सिर्फ रशिया को कहते हैं, वो भी अमेरिका के दबाव में, अमेरिका को खुश करने वो एक स्टेटमेंट उन्होंने इश्यू किया। सो आई थिंक इंडिया की जो ये मतलब थाली का बैगन इज नॉट करेक्ट वर्ड, कभी इधर उधर नीतीश कुमार की तरह करते हैं, जैसा वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करते हैं नीतीश कुमार, वो बिहार के इधर कभी उधर। इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू डू दैट विल रूइन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। जी नरेश जी, क्या ये एक बड़ा दिलचस्प है कि ये एक दूसरा एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन इंडिया पर कौन कितना भरोसा करे, कभी ये इधर कभी उधर होता है। और अभी भी अंदर खाने बातचीत तो चली रही होंगी, ट्रेड टैरिफ पर टैक्स भी चल रही होंगी, तो बंद नहीं हुई होंगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी पॉलिसी में, भारत की पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जो है, ये स्ट्रेटेजिकली इस समय ये चीन भी जानता है, भारत भी जानता है, ये इस समय जो ये जा रहे हैं ये इसीलिए जा रहे हैं। कोई आपने देखा होगा कि जब से ये टैरिफ की घोषणा हुई है तब से प्रधानमंत्री की तरफ से या विदेश मंत्री की तरफ से भी कोई ऐसा अमेरिका के खिलाफ या पश्चिम के खिलाफ कोई बयान नहीं आया है। तो कोशिश तो अभी भी हो रही है बातचीत के जरिए, और उसकी देखिए, मुझे पर्सनली ये लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते कभी सामान्य तो उस तरह से नहीं हो सकते, दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती, दोनों में बहुत सारी समस्याएं हैं। उनकी कई बार हमारा बॉर्डर क्लैशेस हो चुका है, बॉर्डर का सबसे बड़ा झगड़ा हम दोनों देशों के बीच है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अमेरिका के साथ तो हमारी ये ट्रेड डिस्प्यूट के अलावा तो कोई लड़ाई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको चीन के साथ आगे कहीं कुछ, अगर कोई मुकाबला आगे चल के करना होगा तो आपको अमेरिका के साथ तो आपको रहना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ संबंध तो रहेंगे, ये है कुछ समय की बात है। ये बात मैं जरूर मानूंगा कि अमेरिका पर भरोसा अब
आम भारतीय का उठ गया है, और उसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो अब तक अमेरिका के समर्थक थे, जो कि दक्षिणपंथी लोग जो भारत में हैं वो अमेरिका अमेरिका चिल्लाते थे, अब वही सबसे ज्यादा ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप रैशनली देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका और भारत दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और ये ट्रंप का ये जरूर है कि अभी 3.5 साल का समय है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी बहुत सारी अभी चीजें होनी बाकी हैं। ये जो है इस समय जो ये हो रहा है, इससे हमें निपटना होगा, ये जरूर ये पेन है। लेकिन इसके अलावा एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप ने सिर्फ ये भारत को परेशान नहीं किया है, जितने उनके सहयोगी मित्र हैं, जितने उनके मित्र देश हैं, वो सब ट्रंप से और उनकी पॉलिसी से नाराज हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो टैरिफ लगा के बहुत सारी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। जैसे जापान ने तो इतने दशकों से, आपको याद होगा कि जापान पर तो अमेरिका ने न्यूक्लियर बम फोड़े थे 2, और जापान के अलावा तो और कहीं तो अभी तक हुआ नहीं है ये। इसके बावजूद जापान ने अमेरिका से दोस्ती की, और ना केवल दोस्ती की बल्कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज तक अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका का जो एक कवच को लेकर जो एक आश्वस्त लोग थे, वो तो यूरोप में भी अब नहीं है। यूरोप में भी अब उनको लगता है, यहां मैं यूरोप में बैठा हूं, यहां ब्रिटेन तक में लोग, जो कि एक कहा जाता था ये तो 51st स्टेट है अमेरिका का, यहां भी अब अमेरिका पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। यहां भी लगता है कि हमें अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी एक तो यह है कि आप अपनी जो आर्थिक नीति है उस पर आप नए सिरे से विचार करें, आप अपनी विदेश नीति पर भी नए सिरे से विचार करें, और इसमें जो देश हैं जो अमेरिका के मित्र देश हैं लेकिन इस समय अमेरिका से खुश नहीं है, उन देशों के साथ में भारत के रिश्ते अब और ज्यादा सुधर सकते हैं। जो जापान जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं उसके पीछे एक वजह होगी, क्योंकि जापान के साथ पिछले कुछ साल से रिश्ते सुधर रहे हैं, और जापान भी उसी तरह से इस समय पीड़ित है। उतना ज्यादा नहीं है, 50% उन पर नहीं है टैरिफ, लेकिन उन पर 15% भी उनके लिए झेलना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह साउथ कोरिया, कल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करते हुए वो ट्रंप नॉर्थ कोरिया के लीडर की प्रशंसा कर रहे थे। आप सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। तो कंफ्यूज कर रहे होंगे, अपने सहयोगियों को जो मार रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पॉलिसी, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी भारत की इसमें कोई बदलने वाली है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो शायद अमेरिका की भी नहीं होगी। ये ट्रंप कब इधर उधर हो जाएंगे कुछ पता नहीं है, और 1.5 साल का एक मान के चल रहे हैं लोग कि अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है, पता नहीं कौन सी उथल पुथल होगी, और उसके बाद ट्रंप को पीछे भी हटना पड़ता। जी वेणु साहब। मुकेश जी, मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ। ये बात सही है कि जो अमेरिका इंडिया का जो एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है वो तो बरकरार रहेगा। ट्रंप साहब कल चले जाएंगे तो अभी भी लोग आशा ये व्यक्त करते हैं कि अमेरिकी जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो है वो इंडिया से अभी भी वो रिलेशनशिप रखना चाहता है। वो सिस्टम टू सिस्टम जो है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति थी अभी तक, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि भाई चाइना की तरफ पिवट ना करें, ये सही है कि पूरी तरह चाइना की तरफ ना जाएं, मगर अभी तक जो स्थिति थी सारे जो एग्स एक ही बास्केट में थे, 100% अमेरिकी बास्केट में। मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें से अगर आप 25-30% हेज हो जाए, दूसरी तरफ चले जाए, तो कोई एक थोड़ा सा रीबैलेंसिंग होगा, कोई इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो कि जो एशियन और चाइनीज और रशियन बास्केट, तो ये तो केवल एक कैलिब्रेटेड मूव हो सकता है। कोई ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल अमेरिका का हाथ छोड़ के दूसरी तरफ भी चले जाओ, वो बिल्कुल गलत होगा। मगर एक बैलेंसिंग की बहुत जरूरत है। इसका मेन कारण मुकेश जी है कि हम अमेरिका के जो प्रति हम
हम आगे के सपने ही देखते रहते कि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होने वाला है, ये होने वाला है, मगर ग्राउंड लेवल में आप देखें हिंदुस्तानी उद्योग, आप टाटा से, अडानी, बिरला, बड़े बड़े लोगों से बात कीजिए, सारी इंपोर्ट उनकी चाइना से हो रही है। इंडिया की सारी पावर प्लांट्स इंपोर्ट चाइना से हो रही है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट वहां से हो रही है, सारे हमारे जो आईफोन बनाने के जो पार्ट्स वहां से हो रही हैं, सारे हमारे जो टोटल जो मोबाइल फोन जो बनती है चाहे सब चाइना से आके यहाँ असेंबल हो रही। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना पे डिपेंडेंट है, और चाइना से हमारा पूरा एक वो है कनेक्शन है। यूएस से कोई इतना कोई कनेक्शन नहीं है, सर्विसेज में यूएस से कनेक्शन है, वो मैं मान के चलता हूँ, तो मगर मैन्युफैक्चरिंग पूरा यहाँ से कनेक्टेड है। और डिफेंस में भी टेक्नोलॉजी रूस से आ रही है जी। हाँ, डिफेंस में भी वहां से आ रही है। हमें तो भाई अमेरिका जो हमें रफाल मिला है, जो अमेरिका, अब लोग कह रहे हैं कि जो पश्चिम से जो डिफेंस आ रही है वो बहुत महंगा है, और रूस वही चीज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये आप जो आपने देखा है जो ब्रह्मोस, इसका तो ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और सब 1/3 कॉस्ट में मिलता है वहां से। तो अभी तो वेस्टर्न नेशंस की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, इस पे तो बड़ा सवालिया निशान है कि हमें इतना महंगा बेचते हैं, और इंडिया आगे जाके ये अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। मुकेश जी, मैं वो वेणु साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक मिसाल देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो सोलर सेल्स की जो इंडस्ट्री है इंडिया में, उसके ऊपर एक तफसीलन ब्लूमबर्ग में काफी डिटेल से आर्टिकल आया है। इट इज क्वाइट रिवीलिंग। तो पहली चीज तो ये पता चली कि जो 50% टैरिफ हैं वो 50% नहीं है। मिसाल के तौर पे एप्पल के जो आईफोन्स आ रहे हैं तकरीबन वो $6-7 बिलियन उस पर नहीं है टैरिफ्स, और अब ये फार्मेसी पे भी नहीं लगे हैं। $10 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जो सोलर सेल्स हैं जो बनाती है इंडिया, वो उसपे 64% पर टैरिफ्स है अमेरिका के ऑलरेडी। तो बात ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर 64, और वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसका जो सारा इंग्रेडिएंट्स आता है वो सारा चाइना से आता है, और वो सिर्फ इंडिया में असेंबल होते हैं वो, और फिर वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया की जो सोलर इंडस्ट्री है वो फंसी हुई है इन द टू पावर्स, अमेरिका और चाइना। सारे इंग्रेडिएंट्स अमेरिका चाइना से आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जा रहे हैं। फार्मेसी इज ऑल्सो इंडिया का तो ये ख्वाब है ना, टू बिकम द फैक्ट्री, द फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी जो इनपुट्स आ रहे हैं वो एपीआई कहते हैं, वो सारे के सारे चाइना से आ रहे हैं, और फिर वो अमेरिका को वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा आई थिंक एक्सपोर्ट मार्केट फार्मेसी का द यूएस है। तो इंडिया की जो बात जो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये इट इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दिस इज स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन दीज टू पावर्स, कि फंसे हुए हैं इन दोनों के बीच में। और जो इंडिया का ट्रेड है, मैं यहाँ पे थोड़ा वेणु साहब से अलहदा हूं। इंडिया का जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसमें सिर्फ अमेरिका के पास इंडिया हैज हैड सरप्लस अभी तक, बाकी सबके साथ डेफिसिट था। लेकिन एक चीज ये हो रही है ये ट्रम्प की वजह से कि परसेप्शंस बदल रहे हैं अमेरिका के इंडिया के ताल्लुक से। जब तक ये झगड़ा चलते रहेगा, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ फिर चुप हो जाता हूँ। मैं ब्रिक्स का समिट को सिमुलेट कर रहा हूँ, तो 19-20 साल के बच्चे हैं ये सारे, और मोस्टली गोरे आते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्लास। तो मैंने एक को नरेंद्र मोदी का रोल दिया। तो वो क्लास खत्म होने के बाद मुझसे जाते जाते रुक के कहा, सो आई एम गोइंग टू बी नरेंद्र मोदी, सो I should be America's mole, right? I should try to subvert BRICS to advance America's interests. Isn't that my job? मुझे इतनी हैरत हुई कि this is his perception of India's role in BRICS and SCO. तो मुझे लगता है कि ये we should, when we look at the economic impact of Donald Trump की टैरिफ्स को लेकर, और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी तो टोटली रेलेवेंट हो गया है। इंडिया ने मई में कंप्लेन कर दिया था टैरिफ्स का, WTO में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो वी हैव टू आल्सो सी दैट इन द लाइट ऑफ ये जो एंटी वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स है, कि क्योंकि हर प्लेयर इन जो RIC को ले लें आप, चाइना का सबसे मतलब बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स यूरोप और अमेरिका है, यानी नेटो है। और अगर आप रशिया को अगर सैंक्शंस खत्म होते हैं ना, तो इमीडिएटली वो यूरोप की तरफ पलट जाएगा रशिया। तो रशिया विल ऑल्सो ट्रेड विद यूरोप और अमेरिका।
तो ये RIC कैसा बनेगा, ये RIC या ब्रिक्स, बिकॉज ये सब के सब आर लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। द बिगेस्ट दो सबसे बड़े जो मार्केट्स हैं EU की और नॉर्थ अमेरिका की, उसके तरफ दे विल हैव टू टर्न। दे कैनॉट, मतलब गीता गोपीनाथ जो IMF में थी, अब वो वापस हार्वर्ड चली गई, शी सेड कि अगर 2 सेक्टर बन जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, यानी वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न, तो ग्लोबल GDP मिनिमम 7 से लेके 15 ट्रिलियन डॉलर से गिर जाएगा, और इट विल इम्पैक्ट ग्लोबल साउथ मोर देन ग्लोबल नॉर्थ। बिल्कुल, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।